हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर गुरसेवक सिंह और आज लेके आया हूं आपके सामने 12th क्लास की एक वीडियो जिस पे हम लोग करेंगे मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो टॉर्क एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलरेडी डन। पिछली वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो जाइए देखिए, आपको वो टॉपिक आना चाहिए। अगर वो नहीं आता है तो गैल्वेनोमीटर भी समझ में नहीं आएगा। So for understanding galvanometer, you need to understand first of all torque acting on a current carrying coil placed in any sort of magnetic field. तो अपने लोगों ने उसमें टॉर्क का फॉर्मूला निकाला था NIAB sin थीटा। उसका कंसेप्ट मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में भी लगेगा, ठीक है। तो द टॉपिक फॉर द डे इज मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ज्यादा, ठीक है। इसके बाद अपन लोग करेंगे गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में, गैल्वेनोमीटर को एम मीटर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर गैल्वेनोमीटर की वीडियो ज्यादा लंबी नहीं बनी तो अपने लोग उन दोनों टॉपिक्स को भी इसी में इंक्लूड कर देंगे। बट अगर इसके ऊपर अपने लोग ज्यादा डीप चले गए, ज्यादा ही लंबी हो गई, मतलब कहने का मतलब है, तो अपने लोग उसके लिए एक अलग वीडियो बनाएंगे। तो सबसे पहले गैल्वेनोमीटर, व्हाट इज गैल्वेनोमीटर। सबसे पहले व्हाट इज गैल्वेनोमीटर, क्या करता है गैल्वेनोमीटर। So first of all, it is an instrument. It is an instrument or a device. You can call it as a device which is used for what purpose? Used to measure small amount of currents. Small currents को measure करेगा साथ में साथ, and also the flow or direction ऑफ करंट। भाई किस पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है या उसकी डायरेक्शन का पता करने के लिए भी गैल्वेनोमीटर रिस्पॉन्सिबल होता है। वो बता सकता है कि करंट की डायरेक्शन कहां से, क्योंकि उसकी जो नीडल होती है ना, आपने कहीं अगर ध्यान दिया है तो वो सेंटर में होती है। उसका जो जीरो होता है ना, वो मिडिल में लाई करता है। इधर भी सर्टेन डिविजन होती है, इधर भी सर्टेन डिविजन होती है। तो आप अगर बैटरी की वैल्यू को इंटरचेंज भी कर देते हो ना, बैटरी के टर्मिनल्स को इंटरचेंज भी कर देते हो, तो गैल्वेनोमीटर काम करता है। कैसे, देखो, एमीटर की बात करूं तो एमीटर का पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल। वोल्ट मीटर की बात करूं तो वोल्ट मीटर का पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल। इनको अगर आपने एक पर्टिकुलर सर्किट में लगाना है तो एक कंपलसरी चीज क्या होती है कि पॉजिटिव टर्मिनल पॉजिटिव के साथ, नेगेटिव टर्मिनल नेगेटिव के साथ, दोनों में। अगर ऐसा नहीं है तो ये काम नहीं करेंगे भाई, ये काम नहीं करेंगे। बट गैल्वेनोमीटर के साथ चीज हटके है थोड़ी सी। उसका टर्मिनल कहीं पर भी लगा दो, वो दोनों केस में क्या करेगा, डायरेक्शन बताएगा, करंट भी बताएगा, और स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट की वैल्यू को डिटरमाइन करने के लिए ही गैल्वेनोमीटर होता है। गैल्वेनोमीटर का सिंबल समथिंग जैसे ए के लिए एमीटर, बी के लिए वोल्टमीटर, तो जी के लिए गैल्वेनोमीटर। क्लियर है, क्लियर ही हुआ है, ठीक है। तो किस प्रिंसिपल पर ये काम करता है, किस प्रिंसिपल पर ये काम करता है। तो मैंने क्या कहा थोड़ी देर पहले, आपको टॉपिक पता होना चाहिए, कौन सा वाला, टॉर्क एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल व्हेन प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो इट इज बेस्ड ऑन अ प्रिंसिपल दैट, इट इज बेस्ड ऑन अ प्रिंसिपल that when a current carrying coil is placed when a current carrying coil is placed in a magnetic field, it experiences a torque acting on it, it experiences a torque। फिर फर्दर वो क्या करेगी, which rotates the coil in a गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर के अंदर एक कॉइल होती है, ठीक है, जो मूव करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से इसका नाम कंप्लीट होता है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। मूविंग कॉइल एमीटर में भी होती है, वोल्ट मीटर में भी होती है, बट उनको अपने लोग सिंपली एमीटर वोल्ट मीटर कहते हैं। इसको अपने लोग मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर कहते हैं, विच रोटेट्स द कॉइल इन अ गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर के अंदर जो कॉइल होती है वो घूमना शुरू कर देती है, ठीक। तो टाउ का फॉर्मूला अपने लोगों ने स्टडी करा हुआ है, NIAB sin थीटा। तो इसका मतलब मोर इज द करंट, more will be the torque, more will be the torque, more will be the
मोर विल बी द डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा, डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा, जैसे जीरो यहां, नीडल यहां, तो ज्यादा टॉर्क, ज्यादा डिफ्लेक्शन, थीटा ज्यादा। मोर विल बी द डिफ्लेक्शन, मोर विल बी द रीडिंग, रीडिंग ज्यादा होगी, मोर विल बी द रीडिंग। सिंपल सी बात है। तो ये सारी चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए। ज्यादा करंट भेजूंगा कॉइल में से, ज्यादा टॉर्क प्रोड्यूस होगी इस फॉर्मूले से, और ज्यादा नीडल का डिफ्लेक्शन होगा, तो ज्यादा डिफ्लेक्शन का मतलब ज्यादा रीडिंग है। ठीक है, तो ज्यादा रीडिंग का मतलब स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट में ज्यादा की वैल्यू आ रही है। मेजर करता है ये वही मिली एम्पियर्स के करंट्स को, माइक्रो एम्पियर्स के करंट्स को। ऐसा नहीं है ये मेजर कर देगा एम्पियर्स के करंट्स को, ना 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 ना, स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट्स। ये कंप्लीट हो गया ना, समझ में आ गई ना गैल्वेनोमीटर ऑफ प्रिंसिपल क्या क्या होता है, क्या क्या करना होता है। ठीक है, आगे देखिए गैल्वेनोमीटर में क्या क्या कंस्ट्रक्शन देखते हैं, इसकी कंस्ट्रक्शन, फिर वर्किंग करेंगे। ठीक है, फिर कंक्लूजन पे आएंगे थोड़ा सा। ओके, आज बोर्ड थोड़ा सख्त हो गया भाई। चलो ओके ना, अब अपने लोग इसका एक डायग्राम बना लेते हैं। क्या होता है गैल्वेनोमीटर में? गैल्वेनोमीटर में सबसे पहले एक कॉइल होती है जिसकी बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले अपने लोग। ठीक है, ये कॉइल हो गई भाई, रेक्टेंगुलर कॉइल। ठीक है, देखो कॉइल कैसी भी हो सकती है, सर्कुलर भी हो सकती है, रेक्टेंगुलर भी हो सकती है। बट अगर आपको रेक्टेंगुलर कॉइल बनानी है तो उसकी कोर कैसी लेनी है, अगर आपको सर्कुलर कॉइल बनानी है तो उसकी कोर कैसी लेनी है। देखो अगर आपके पास सिलिंड्रिकल कोर है तो आप कैसी वाइंडिंग करोगे, इधर गए, नीचे आए, फिर इधर गए, फिर ऊपर गए, फिर इधर गए, फिर नीचे आए, फिर उधर गए, फिर ऊपर गए, कैसी वाइंडिंग हो रही है, रेक्टेंगुलर वाइंडिंग। तो कोर, कोर कैसी होनी चाहिए, कोर कैसी होनी चाहिए, सिलिंड्रिकल कोर। ठीक है, फर्दर इसको एक्सटेंड कर दिया जाता है और ज्वाइन कर दिया जाता है स्प्रिंग के साथ। स्प्रिंग का एक एंड चला जाता है एक टर्मिनल की तरफ। ठीक है, ये टर्मिनल है एक। ठीक है, और यहां पर ये अटैच होता है और फर्दर इसको भेज दिया जाता है दूसरे टर्मिनल के पास। ठीक, अब इस कॉइल को प्लेस करा जाता है एक ऐसी मैग्नेटिक फील्ड में जो कि रेडियल होती है, और रेडियल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए अपने पास यहां पर कॉनकेव पोल पीसेस है। कौन से पोल पीसेस है, कॉनकेव पोल पीसेस, कॉनकेव पोल पीसेस है। ठीक है, अब ये कंप्लीट आपके पास है, कंस्ट्रक्शन हो चुकी है भाई, कॉनकेव पोल पीसेस कंस्ट्रक्शन हो चुकी है भाई। ठीक, तो ये नॉर्थ पोल हो गया, साउथ पोल हो गया। करंट आपका सपोज अगर इसको बाहर किसी बैटरी से आपने कनेक्ट करा होगा तो करंट इधर से आया, इसमें गया, कॉइल में घूमा, फिर इधर गया, फिर ऊपर चला गया। फिर वायर इंसुलेटेड होगी या फिर ओपन करोगे, इसके ऊपर कोई इंसुलेशन होना चाहिए या नहीं, सोच के देखो एक बार। अगर इंसुलेशन नहीं होगा तो ये वायर्स आपस में क्या होती है, जुड़ी होती है, शॉर्ट सर्किटिंग, करंट फ्लो नहीं करेगा, आग लग जाएगी। तो क्या करना है, इसको इंसुलेशन प्रोवाइड करवाना है। इसको इंसुलेशन प्रोवाइड करवाना, तो दिस पर्टिकुलर वायर शुड बी इंसुलेटेड, और सिलेंड्रिकल कोर के ऊपर उसकी बाइंडिंग करी गई। ठीक है, करंट आया, इसमें करंट आ गया, करंट आया, करंट फ्लो करना शुरू कर गया, फिर वो करंट आपका इधर से चला जाता है। ठीक, करंट कैरिंग कॉइल इज प्लेस्ड नाउ इन अ मैग्नेटिक फील्ड। कैसी मैग्नेटिक फील्ड, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। व्हाट डज दिस कनकेव पोल पीसेस डू, दे प्रोवाइड, दे प्रोवाइड रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज द रोल ऑफ कॉनकेव पोल पीसेस, तो दे प्रोवाइड रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। फिर क्वेश्चन आ सकता है, मैंने कहा था ना कंसेप्चुअल्स की भी बात करेंगे, कैन दिस, कैन दिस रेडियल मैग्नेटिक फील्ड बी इंक्रीज्ड, क्या इसको और भी बढ़ाया जा सकता है? तो आंसर टू द क्वेश्चन इज यस। हाउ, बाय यूजिंग, बाय यूजिंग हॉर्स शू मैग्नेट। अब कईयों के दिमाग में तो ये होगा ना कि रेडियल मैग्नेटिक फील्ड होती क्या है और काम क्या करती है, तो क्वेश्चन एक और आ गया, व्हाट डज, व्हाट डज रेडियल मैग्नेटिक फील्ड डू, तो व्हाट इज द रोल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। क्या रोल है मैग्नेटिक फील्ड का एक मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में? तो ध्यान से देखो भाई, अगर इसका टॉप व्यू देखते हो, टॉप व्यू,
तो कॉनकेव पोल पीसेस ऐसे हैं और कॉइल आपकी समथिंग ऐसे है। ऊपर से देखा एक पोल ऐसा, एक पोल ऐसा, ऊपर से जस्ट एक वायर दिख रही होगी, एक पोल ये, ऊपर से दूसरा पोल ये, और ऊपर से क्या दिख रहा है, एक जस्ट एक वायर दिख रही होगी, है ना। सामने से देखो ना, यही आपकी कॉइल समथिंग ऐसे है, इस समय ऐसे, ठीक। कॉनकेव पोल पीसेस ऊपर से देख रहा हूं मैं तो। अब रेडियल मैग्नेटिक फील्ड कैसी, तो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड समथिंग इधर इधर इधर, सिमिलरली ये रिसीव करेगा, ये इधर से ये रिसीव करेगा, ये रिसीव करेगा, नॉर्थ पोल, ये नॉर्थ साउथ पोल, ठीक। अब देखो, जब ये कॉइल घूम रही होगी, जब ये कॉइल आपकी घूम रही होगी, ठीक, तो हर पर्टिकुलर पॉइंट पर क्या कर रही होगी, मैग्नेटिक फील्ड के साथ एक ही एंगल बना रही होगी, एक जैसा एंगल बना रही होगी। तो मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज अलोंग द प्लेन ऑफ द कॉइल, ऑलवेज अलोंग द प्लेन ऑफ द कॉइल। देखो यहां पर भी अलोंग द प्लेन ऑफ द कॉइल है, यहां पर भी अलोंग द प्लेन ऑफ द कॉइल है, यहां पर भी अलोंग द प्लेन ऑफ द कॉइल है, हर समय अलोंग द प्लेन ऑफ द कॉइल, है ना। बट एक्चुअली ये थीटा एंगल कितना है यहाँ पर, अगर टॉर्क की बात करें, टॉर्क टाउ विल बी इक्वल टू NIAB sin थीटा। तो दिस थीटा एंगल इज बिटवीन this theta angle is between what, normal to the coil and magnetic field। तो देखो ना, अगर ये आपकी समथिंग कॉइल है ना, नॉर्मल ये गया, मैग्नेटिक फील्ड इधर गई, नॉर्मल ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड इधर 90, फिर देखो नॉर्मल अब इधर आ गया, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे प्लेन पे, फिर से 90, sin 90 is equal to 1, sin 90 is equal to theta always will be 90 and sin 90 will be equal to what, 1। sin 90 की वैल्यू 1 होने के बाद टॉर्क हो जाती है मैक्सिमम, दैट इज NIAB। ये सारा का सारा फंडा कहां लिखना है, इसके नीचे, यहां सारा का सारा फंडा। In case of radial magnetic field, the value of theta becomes 90, that is sin 91, which makes the torque maximum acting on a particular coil। टॉर्क आपका क्या एक्ट हो रहा होता है, मैक्सिमम एक्ट हो रहा होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो। तो मैक्सिमम टॉर्क इज एक्टिंग ऑन दिस पर्टिकुलर कॉइल इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, विच वन, और रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक। अब ये मैक्सिमम टॉर्क जब लग रही है इस कॉइल पर, तो कॉइल घूमना चाह रही है, कॉइल घूमना चाह रही है, इन द प्रेजेंस ऑफ करंट कॉइल घूमी, ठीक। जैसे करंट बंद करते हैं कॉइल वापस आ जाती है, देखी होगी न्यूटन, अगर आपने कभी भी गैल्वेनोमीटर देखा है तो गैल्वेनोमीटर के जो अंदर कॉइल होती है वो नहीं दिखती है, उसको ढका होता है, ऊपर जस्ट एक नीडल होती है, ये नीडल होती है, ऊपर जस्ट आपको एक नीडल दिखती है, कॉइल घूमी नीडल घूमी, कॉइल घूमी नीडल घूमी, ठीक। करंट था कॉइल घूमी, करंट था कॉइल घूमी विद द हेल्प ऑफ दिस टॉर्क, ठीक। करंट बंद हो गया, करंट जीरो हो गया, फिर भी घूम जाती है, फिर वापस आ जाती है जीरो पर। नोटिस करना कभी है, अगर गैल्वेनोमीटर कभी हाथ में आए, उसको बैटरी वगैरह के साथ लगा के, रेजिस्टेंस वगैरह के साथ लगा के करंट की वैल्यू को चेक करना, डिटेक्शन करना, तो आप नोटिस करोगे गैल्वेनोमीटर की कॉइल पहले तो घूमेगी इन द प्रेजेंस ऑफ करंट, पर करंट को जैसे ही बंद करोगे वो वापस जीरो पर आ जाती है। भाई जाने के लिए अगर टॉर्क लगी है तो वापस लाने के लिए भी तो टॉर्क लगनी चाहिए थी ना। अपने आप कोई भूत वगैरह तो है नहीं वहां पर कोई उसको वापस अपने आप ही कोई ले आएगा ना, वापस लाने के लिए भी तो काम करना है। जब जाने के लिए काम करना पड़ा तो वापस लाने के लिए भी काम करना पड़ेगा। तो देखो, जब कॉइल घूमी तो नीचे एक स्प्रिंग लगा हुआ है कॉइल के साथ, ये घूमी तो स्प्रिंग खुलना शुरू हो गया, स्प्रिंग खुलना शुरू हो गया, उसके टर्न्स अनवाइंड होना शुरू हो गया, खुलना शुरू हो गया, ठीक। और जैसे टॉर्क बढ़ती गई स्प्रिंग खुलता गया, स्प्रिंग आपका खुलता गया, उसके टर्न्स बड़े होने शुरू हो गए, और जैसे टॉर्क इसकी खत्म हुई उसने अपनी टॉर्क लगा दी वापस लाने के लिए, स्प्रिंग ने अपनी टॉर्क लगा दी। तो स्प्रिंग की अपनी टॉर्क क्या होगी, तो स्प्रिंग की अपनी टॉर्क क्या होती है, टाउ इज इक्वल टू के थीटा। ये कंसेप्ट खत्म हो गया, ये टॉपिक खत्म, ये आपका जो क्वेश्चन था ये मैंने खत्म करा दिया, आगे बढ़ रहा हूं, इसके कंस्ट्रक्शन वर्किंग पर आ गया हूं अब, ठीक। वापस लाने के लिए कौन काम कर रहा है, वापस लाने के लिए स्प्रिंग काम कर रहा है, घुमाने के लिए टॉर्क काम कर रहा है, कौन सा टॉर्क, NIAB। टाउ इज इक्वल टू के थीटा, जैसे F इज इक्वल टू के एक्स होता था, इफ यू रिमेंबर दिस, लीनियर मोशन के लिए। तो भाई फोर्स का काम रिप्लेस कर दिया था टॉर्क के साथ, एक्स का काम रिप्लेस कर दिया था थीटा के साथ, तो टाउ इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, के थीटा।
तो टाउ इज इक्वल टू के थीटा, और यहां पर टाउ है कितना, एन आई ए बी। तो अगर ये जीरो से हटके गई थी किसी रीडिंग पर, तो वापस भी जीरो पे लाने का काम कौन कर रहा है, स्प्रिंग। तो जितनी टॉर्क हटी उतनी टॉर्क, जितनी टॉर्क ने हटाया उतनी टॉर्क वापस लाएगी। ठीक है, तो जो हटा रही है, जो डिफ्लेक्ट करवा रही है जो टॉर्क, उसको नाम दिया जाता है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, उसको नाम दिया जाता है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। और जो वापस ला रही है उसको नाम दिया जाता है रीस्टोरिंग टॉर्क। तो सिंपल सा फंडा क्या है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क शुड बी इक्वल टू व्हाट, रीस्टोरिंग टॉर्क। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का रीस्टोरिंग टॉर्क के बराबर होना बहुत जरूरी है अगर उसको वापस जीरो पर होना। और बाई चांस अगर स्प्रिंग ढीला वगैरह हो गया है और उसकी अब रीस्टोरिंग टॉर्क उतनी नहीं लग रही है, तो उसमें कोई ना कोई एरर होगी, और उस एरर को आपको रीडिंग में लेके जाना पड़ेगा ताकि आप रिजल्ट में भी एरर को निकाल पाओ, यूनिट्स एंड मेजरमेंट पहले यूनिट में पहुंच जाओ। तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की वैल्यू कितनी, एन आई ए बी, रेस्टोरिंग टॉर्क की वैल्यू कितनी, के थीटा। तो ये जो रिजल्ट है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में थोड़ी देर में आपको बताता हूँ क्यों इंपॉर्टेंट है। बाकी चीज समझ में आ गई है ना, देख लीजिए एक बार, कोई भी डाउट हो कोई भी कंफ्यूजन हो तो पूछिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ठीक है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क समझ में आ गई होगी, है ना, ये भी रीस्टोरिंग टॉर्क समझ में आ गई होगी कि थीटा। और ये टॉप व्यू जो है ये इसका समझना बड़ा जरूरी है, ऊपर से देखने पर आपको समझ में आएगी ये चीज। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड हमेशा टेंजेंशियल निकलेगी, है ना, परपेंडिकुलर निकली गई। और समथिंग आप ऐसे ड्रॉ करके देख लो, नंबर ऑफ होंगे, नंबर ऑफ। और ये मैग्नेटिक फील्ड को स्ट्रॉन्ग करना है तो हॉर्सशू मैग्नेट का यूज कर सकते हैं। ठीक है, ओके। फॉस्फोर ब्रॉन्ज स्ट्रिप की वायर होती है। क्वेश्चन एक और है, विच वायर इज यूज्ड, एक और क्वेश्चन, विच वायर इज यूज्ड इन मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो आंसर टू द एंड, साथ में था एंड वाई। सो आंसर टू द क्वेश्चन इज फॉस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप अलॉय जो होता है, फॉस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप कह लो या अलॉय कह लो, ये यूज होता है। पहला रीजन, हाई कंडक्टिविटी, हाई कंडक्टिविटी या लो रेजिस्टिविटी जो भी आप लिखना चाहो। ठीक है, कंडक्टिविटी अच्छी होती है। दूसरी, टॉर्शनल कांस्टेंट लो होता है, टॉर्शनल कांस्टेंट लो होता है। ठीक है, और तीसरी, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, टूटती नहीं जल्दी, अच्छी खासी कॉइल को भी रोक के रखती है, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, टूटेगी नहीं जल्दी। ये तीन फैक्टर्स इसके आपको पता होने चाहिए। ठीक है, हाई कंडक्टिविटी, टॉर्शनल कांस्टेंट इज लो, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। ठीक है, टॉर्शनल कांस्टेंट वही के यहाँ पर जो घुमाने के काम करता है। आपके मेरा भाई समझ में आ गया कसाई। ओके 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 ओके। अब इस जो फॉर्मूला आपने डिराइव करा है ना, टाउ डिफ्लेक्टिंग इज इक्वल टू टाउ रीस्टोरिंग, दैट इज एन आई ए बी इज इक्वल टू के थीटा। यहां से अब अपने लोग क्या करने जा रहे हैं, जो करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी का फंडा है उसको निकालने जा रहे हैं। तो सबसे पहली जो हेडिंग है वो है करंट सेंसिटिविटी। तो करंट सेंसिटिविटी क्या होती है भाई, करंट सेंसिटिविटी को किससे रिप्रेजेंट करा जाता है, इट इज रिप्रेजेंटेड एज आई एस। और अगर इसकी आप डेफिनेशन पढ़ो तो डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट। that is is will be equal to theta upon I। अगर is का फॉर्मूला आप देखना चाहो तो क्या मिलेगा, is will be equal to theta upon I। ठीक, अब अगर आपके पास फॉर्मूला था एन आई ए बी इज इक्वल टू के थीटा, तो यहां से थीटा की वैल्यू क्या होगी, थीटा अपॉन आई की वैल्यू क्या होगी, थीटा अपॉन आई, आई चला जाए उधर तो एन ए बी अपॉन के। तो ये पर्टिकुलर चीज क्या थी, आई एस। तो देयरफॉर आई एस करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला क्या मिला, एन ए बी अपॉन, एन ए बी अपॉन। तो इफ is is to be increased, then n should be increased, a should be increased, b should be increased और k should be decreased। अगर आपको is को बढ़ाना है तो इन चार फैक्टर्स के ऊपर जो डिपेंडेंसी is की, उनके अकॉर्डिंग किसी एक को भी फॉलो करवा दो।
या इसको बढ़ाना है तो एन को बढ़ा दो, या फिर ए को बढ़ा दो, या बी को बढ़ा दो, या फिर के को कम कर दो, या फिर के को कम कर दो। ठीक है भाई। अब अगर मैं बात करूं वोल्टेज सेंसिटिविटी की, अगर बात करें अपने लोग वोल्टेज सेंसिटिविटी की, तो उस केस में क्या होगा भाई? तो इन केस ऑफ वोल्टेज सेंसिटिविटी जिसको रिप्रेजेंट करा जाता है Vs के साथ, तो Vs विल बी इक्वल टू व्हाट? डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन पर यूनिट voltage, deflection per unit voltage, that is Vs is equal to theta upon V। अब यार ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V क्या होता है? I into R, Vs will be equal to theta upon IR। बट यार थीटा अपॉन आई तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं क्या होता है थीटा अपॉन आई, एन ए बी अपॉन के, एन ए बी अपॉन के इंटू आर। अब कईयों के दिमाग में ये होगा ये आर का है, आर क्या भाई? वो आपने जो कॉइल ड्रॉ करी थी, ध्यान से देखो, वो एक वायर थी ना, वो वायर का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस तो होगा ही ना, और रेजिस्टेंस होगा तो ऑटोमेटिकली वोल्टेज सेंसिटिविटी भी चेंज होगी। तो एन ए बी अपॉन के आई एस, तो वोल्टेज वी एस इज इक्वल टू आई एस अपॉन आर। अरे सिर घूम गया होगा एक बार के लिए, कैसे सर? ओम्स लॉ होता है वी इज इक्वल टू आई इनटू आर, इसका मतलब ओम्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है। अरे यार एक सेंसिटिविटी है मेरे भाई, ये सीधा वोल्टेज करंट का नहीं है, मतलब इससे ये वोल्टेज सेंसिटिविटी है, करंट सेंसिटिविटी है, इसका रिलेशन ओम्स लॉ की तरह मत लगा देना। बच्चे यही सबसे बड़ी गलती करती है कि वी एस इज इक्वल टू आई एस इंटू आर ही होगा। ना ना ना, दिस इज रॉन्ग, एब्सोल्युटली रॉन्ग। देखो रिलेशन क्या है, वी एस इज इक्वल टू आई एस अपॉन आर। तो इसका मतलब एक चीज और है, इट इज not compulsory, it is not compulsory that if is increases then vs also increases in all the cases। सर ये तो झूठ कह रहे हो, is बढ़ेगी तो इन तीनों की वजह से, है ना? यही सोच रहे हो ना, is बढ़ेगी तो इन तीनों की वजह से बढ़ेगी, और ये तीनों के तीनों इसमें भी आ रहा है, vs में भी आ रहा है। के को अगर डिक्रीज करोगे तो के भी इसमें आ रहा है, तो झूठ बोल रहे हो आप, है ना? यही लग रहा है, बट नहीं, मैं प्रूव करता हूं आपको कैसे। इफ एन को मैं डबल कर दूं, मतलब अब आपके पास नंबर ऑफ टर्न्स है 2n, तो आई एस भी क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स हो जाएगा, आई एस भी क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स हो जाएगा। ठीक, अब अगर आपके पास नंबर ऑफ टर्न्स डबल हो जाए, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ जाए, तो वो बढ़े कैसे? लेंथ बड़ी होगी ना वायर की, वायर की लेंथ बढ़ी, वायर की लेंथ बढ़ने का मतलब है रेजिस्टेंस भी तो दोगुना हो गया। आर इज इक्वल टू रो एल ओवर ए। अरे रेजिस्टेंस भी तो दोगुना हो गया, अगर लेंथ दोगुना हुई तो रेजिस्टेंस भी दोगुना हो गया। तो 2 टाइम्स ऊपर 2 टाइम्स नीचे आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो वीएस आपकी अभी भी वीएस के बराबर रही, है ना? अजीब चीज। तो क्वेश्चन लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि इज इट कंपल्सरी दैट, is it compulsory that if is increases then vs will also increase? So समझाना कैसे? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। In case if we increase the number of turns, is increases, but on the other hand resistance also increases, which doesn't let vs increase, vs will remain constant in such a case। तो भाई ये था सारा का सारा फंडा किसका? गैल्वेनोमीटर का। करंट सेंसिटिविटी बता दी, वोल्टेज सेंसिटिविटी बता दी, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड बता दी, टॉर्क के बारे में आपको पहले से बता रखा था, बट रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का रोल क्या था वो भी बता दिया। और ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड को रेडियल करना है तो क्या करना है? तो आपको हॉर्सशू मैग्नेट की जरूरत पड़ेगी। सारे के सारे फंडे आपके क्लियर करवा दिए इस छोटी सी वीडियो में। अगली वीडियो में अपने लोग डिस्कस करेंगे किसके बारे में? करंट सेंसिटिविटी, ऑफ माय गॉड, कन्वर्जन के बारे में। किसके कन्वर्जन के बारे में? गैल्वेनोमीटर के। किसमें? वोल्ट मीटर और एमीटर। ठीक है, अभी के लिए शबा खैर, अपना ख्याल रखिए, बाहर कम से कम निकलिए और पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि एग्जाम्स होने वाले हैं। और नीट वगैरह का पेपर अगर आप लोग देने जा रहे हो तो प्लीज सावधानी जरूर बरतिएगा। ठीक है, थोड़ा दूर हटके रहिए लोगों से, बच्चों से मिलने की जरूरत नहीं है, चीटिंग करनी है करिएगा मुंह से, दूर से, दूर से। ठीक है, बस ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, थैंक यू सो मच।